स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। ये कहानी संध्या भाग 2 है। संध्या को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे रसोई में खड़े होते हुए भी अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो वह किसी की लाश के ऊपर खड़ी हो। बार बार सुचित्रा की धुंधली सी आकृति उसे याद आ रही थी और उसका माथा पसीने से भीग उठता था। वह सोच में पड़ जाती थी कि उस मासूम के साथ कितना अन्याय हुआ। वह उसके अपराधी को सज़ा दिलाना चाहती थी, लेकिन कैसे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि सबसे पहले अपने पति विवेक से ही बात करती हूँ। हो सकता है कि उनके पास इस समस्या का कोई हल हो। शाम को जब विवेक घर आया तो खाना वगैरह खाने के बाद जब कमरे में लेटा हुआ था तो संध्या कमरे में आई और उसने विवेक के पास बैठते हुए पूछा, विवेक, एक बात पूछूं? विवेक ने कहा, हाँ पूछो ना। संध्या बोली, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? विवेक उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्यों नहीं यार, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा तो और किस पर करूँगा। माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तब तुमने ही उनकी देखभाल की। तुम हर तरह से हम सबका ध्यान रख रही हो और हमें क्या चाहिए। इतना कहकर विवेक ने उसे अपनी बाहों में भरना चाहा तो संध्या उससे दूर होते हुए बोली, सुनो ना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब विवेक गंभीर होकर बैठ गया और कहने लगा, बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? देख रहा हूँ तुम्हें, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। संध्या सोचने लगी कि मैं इन्हें बताऊं या ना बताऊं, लेकिन बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तो उसने अपना गला साफ करते हुए अटकते हुए कहा, सुनो, वहाँ रसोई में एक औरत को दफनाया गया है। यह सुनकर विवेक उछलकर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, संध्या, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? संध्या बोली, नहीं, उस औरत की आत्मा ने मुझसे संपर्क किया है और वह न्याय चाहती है। वह चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। यह सुनकर विवेक ने संध्या के पास आकर उसके माथे को छूते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? संध्या झुंझलाते हुए बोली, विवेक, मैं सच बोल रही हूँ, तुम मेरी बात का यकीन तो करो। विवेक घबरा गया और कहने लगा कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। यह सब तुम क्या बोल रही हो? संध्या घबरा गई कि ऐसे तो उसका पति उसे पागल साबित कर देगा। संध्या पीछे हटकर हंसते हुए बोली, अरे तुम मेरी बातों से डर गए ना? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा चलो, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे सिर में तेल की मालिश कर देती हूँ। विवेक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, पागल, ऐसी बातें फिर कभी ना करना। ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, कहीं तुम्हें डॉक्टर मेंटल हॉस्पिटल ना भेज दे। संध्या भी घबरा गई कि सच में अगर डॉक्टर ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया तो क्या होगा, इसलिए वह खामोश रह गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सुचित्रा की मदद कैसे करे। पति के सोने के बाद वो रसोई में आई तो सुचित्रा की आकृति फिर से रसोई में उभरने लगी। संध्या भरे गले से बोली, सुचित्रा, मेरे पति तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं कैसे उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाऊं? क्या मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊं? तुम उन्हें अपनी कहानी बताओगी? सुचित्रा फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं, मैंने सबके सामने आने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे देख नहीं पाया। केवल तुम मुझे देख पा रही हो। उनको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुचित्रा की बात सुनकर संध्या परेशानी भरे स्वर में बोली, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुचित्रा दुखी स्वर में बोली, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। संध्या गहरी सोच में डूब गई और वह कुछ सोचते हुए रसोई से वापस चली गई। वह दिल से सुचित्रा की मदद करना चाहती थी, उसके अपराधी तक पहुंचना चाहती थी और सुचित्रा के पति को भी ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यह सब पति की मदद के बिना कैसे करे। एक दिन ऐसे ही संध्या स्टोर रूम की साफ सफाई कर रही थी, तभी अचानक से उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक कहानी लिखी हुई थी। उस कहानी का शीर्षक था अधूरी सुहागरात। वह कहानी पढ़ते ही संध्या के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। पूरी कहानी पढ़ने के बाद वह सोचने लगी कि ये कहानी तो गौरव शुक्ला की लिखी हुई है, लेकिन इस डायरी में तो अखिलेश का नाम लिखा हुआ है। कहीं अखिलेश और गौरव शुक्ला एक ही इंसान तो नहीं? गौरव शुक्ला एक लेखक था और वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहानी लिखता था। संध्या गौरव शुक्ला की बहुत बड़ी प्रशंसक थी और उसकी हर कहानी को पढ़ती थी। तभी तो उसे गौरव शुक्ला की ये कहानी याद थी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा था। उसने सोचा कि मैं कमेंट के माध्यम से गौरव शुक्ला से बात कर सकती हूँ
उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और गौरव शुक्ला की नई कहानी पर कमेंट करते हुए पूछा, सर क्या आपका असली नाम अखिलेश और आपकी वाइफ का नाम सुचित्रा है? तुरंत ही कमेंट का रिप्लाई आया, तुम कौन हो और तुम मेरी वाइफ का नाम कैसे जानती हो? संध्या को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने जल्दी से टाइप किया, सर मैं आपके पुराने घर में कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आई हूँ। मैं आपकी वाइफ के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें प्लीज़। संध्या इंतज़ार करने लगी कि उसका जवाब आएगा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। संध्या परेशान हो गई और सोचने लगी कि गौरव शुक्ला को क्या हुआ। खैर, अगले दिन सुबह सवेरे जब वह नहा रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। उसकी सासू माँ ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। उस आदमी ने कहा, नमस्ते माताजी, मेरा नाम गौरव शुक्ला है, मुझे संध्या जी से मिलना है। उसकी सास ने कहा, आप थोड़ी देर बैठिए, बहू अभी आ जाएगी। आप उसके रिश्तेदार हैं? गौरव शुक्ला ने कहा, वह मुझे जानती है। संध्या की सास को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वह रसोई में जाकर एक गिलास पानी लेकर आई। संध्या जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो उसकी सास बोली कि तुमसे कोई मिलने के लिए गौरव शुक्ला आए हैं। यह सुनते ही संध्या की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह हॉल में आई। उसने देखा सोफे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ था। आंखों पर उसने चश्मा लगाया हुआ था और हाथ में बैग था। संध्या को देखते वह उठ खड़ा हुआ। संध्या अपनी सास के सामने उससे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही थी। संध्या की सास पूछने लगी, बहू ये कौन है? संध्या धीरे से बोली, माँ जी ये मेरे दूर के चाचा की ससुराल की तरफ के रिश्तेदार हैं। थोड़ी देर तक वहाँ बैठने के बाद जब संध्या की सास अपनी दवाई खाने के लिए कमरे में चली गई तब गौरव शुक्ला ने कहा, संध्या जी मैं ही अखिलेश हूँ और गौरव शुक्ला के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिखता हूँ। आप मेरी वाइफ के बारे में क्या जानती हैं? प्लीज़ बताइए ना। संध्या ने जल्दी से अखिलेश को बताया कि आपकी वाइफ कहीं भाग कर नहीं गई थी, बल्कि वह इसी घर की रसोई में दफनाई गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस रसोई में कैद है। यह सुनकर अखिलेश उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे अभी रसोई में जाना है। संध्या उसे लेकर रसोई में आई। सुचित्रा की आत्मा तुरंत ही सामने आ गई और वो कहने लगी, संध्या तुम अखिलेश को बताओ कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो उसने मुझे लाल रंग की बनारसी साड़ी गिफ्ट की थी। उसके बाद शादी के एक सप्ताह के बाद हम घूमने के लिए शिमला गए थे। धीरे धीरे करके जब संध्या ने सुचित्रा के द्वारा कही गई सारी बात अखिलेश को बताई तो अखिलेश को यकीन हो गया कि संध्या जो भी बोल रही है वो सच है। अखिलेश फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा कि मैं तो सोचता था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा देकर किसी के साथ भाग गई। मैं इतने सालों से इस आग में जल रहा था कि मेरी पत्नी बेवफा निकली। इतना प्यार दुलार देने के बाद भी वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और ही थी। वह फफक फफक कर रो रहा था। गुस्से में उसके माथे की नसें फूलने लगी और वो कहने लगा कि मैं पवन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ छल किया है। आज तक वो मेरा अच्छा दोस्त और हमदर्द बनकर घूम रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी के सुख चैन को निगलने वाला वही इंसान है। संध्या ने विवेक को फ़ोन करके घर बुला लिया। अब इससे आगे वह विवेक के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। विवेक घर आया और संध्या ने उसे सारी बात बताई। विवेक अपना सर पीटते हुए बोला, ओफ़ो संध्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तुमने अच्छे भले शरीफ आदमी को भी परेशान करके रख दिया। तब अखिलेश ने विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं विवेक, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। अगर यह सच ना बोल रही होती तो इसे कैसे पता चला कि मैंने अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दिया था और हम कहाँ घूमने गए थे। एक बार इसकी बात का यकीन करके तो देखो। अगर तुम्हें लगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है तो मैं भी तुम्हें डॉक्टर के पास जाने से नहीं रोकूंगा। विवेक खामोश हो गया तो अखिलेश कहने लगा कि हमें पहले पुलिस के पास चलना चाहिए। इस मामले में पुलिस हमारी मदद कर सकती है। वह लोग पुलिस के पास पहुँचे। अखिलेश ने पुरानी केस फाइल खोलने के लिए कहा तो एसपी साहब ने कहा कि यह आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, ऐसे हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लें। तब अखिलेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अगर इस बात में सच्चाई ना दिखती तो मैं भी यहाँ नहीं आता। ये संध्या है, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, तो इसे मेरी ज़िंदगी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। ज़रूर इसकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी। जब वह बार बार बोलने लगा
तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि एक बार चलकर देख लेने में कोई बुराई नहीं है। फिर वह लोग संध्या के घर गए और उन्होंने रसोई की खुदाई की तो वहाँ पर सचमुच हड्डियों का ढांचा बरामद हुआ। अखिलेश खूब फूट फूट कर रो रहा था। विवेक ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रखा था। कंकाल के पास एक ब्रेसलेट मिला जिस पर पवन लिखा हुआ था। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। ब्रेसलेट देखते ही अखिलेश गुस्से में बोला, इंस्पेक्टर साहब, यह उसी कपटी पवन का ब्रेसलेट है। यह ब्रेसलेट मैंने खुद उसे गिफ्ट किया था उसके जन्मदिन पर। अब तो आप उसे गिरफ्तार करेंगे ना? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अगर बात आगे बढ़ी तो वो कह देगा कि यह ब्रेसलेट तो कोई भी वहाँ पर डालकर भाग सकता है। इस बात का क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया? इसलिए उसके खिलाफ पक्के सबूत जुटाने होंगे। काफ़ी देर तक सोचने के बाद पुलिस ने एक योजना बनाई। योजना के तहत संध्या ने पवन के नंबर पर कॉल किया। जब पवन ने कॉल रिसीव किया तो संध्या डरावनी आवाज़ बनाकर बोली, सुनो पवन, तुम बहुत साल बचकर रह लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए आ चुकी हूँ। पवन बौखला गया और कहने लगा, कौन बात कर रहा है? तब संध्या डरावनी हंसी हंसते हुए बोली कि मैं सुचित्रा बोल रही हूँ। तुमने मुझे दफना तो दिया था, लेकिन मेरी लाश के पास तुमने अपना ब्रेसलेट छोड़ दिया था और अब पुलिस जल्द ही उस जगह की खुदाई करने वाली है। तब तुम पकड़े जाओगे। सुचित्रा का नाम सुनते ही पवन ने बौखला कर फ़ोन काट दिया। पवन को भी याद आने लगा कि जब उसने सुचित्रा को दफनाया था उसके बाद से ही उसका ब्रेसलेट उसे कहीं मिला नहीं था। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज फ़ोन पर की गई बात सुनने के बाद उसका माथा पसीने से भीग उठा। इधर संध्या अपनी सास और पति के साथ घर को ताला लगाकर वहां से निकल गई और आस पड़ोस के लोगों को पुलिस ने कहा कि अगर कोई पूछते हुए आए तो उसे यह बताना है कि कई वर्षों से घर बंद पड़ा है। अगली सुबह पवन घर के पास आकर पूछताछ करने लगा। सभी पड़ोसियों ने यही बताया कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, यह घर बरसों से बंद पड़ा है। तब पवन ने सोचा कि मैं रात में आकर रसोई में खुदाई करूंगा और अपना ब्रेसलेट लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। रात को जब अंधेरा होने पर पवन दीवार कूदकर ताला तोड़ने के बाद रसोई में पहुंचा तो जैसे उसने फावड़े से रसोई का फर्श खोलने की कोशिश की, वैसे ही फावड़ा हवा में उड़ने लगा और थोड़ी देर के बाद उसके सिर पर आ गिरा। पवन बौखला गया। वह डरते हुए कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है? तो सुचित्रा की हंसी गूंज उठी। सुचित्रा काफ़ी खुश थी कि उसकी आत्मा न केवल संध्या को बल्कि पवन को भी महसूस हो रही थी। सुचित्रा गुस्से में बोली कि अब तो अंत निकट है, तुझे अपने किए गए अपराधों की सज़ा मिलेगी। पवन डर के मारे थर थर काँपते हुए बोला, सुचित्रा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। माना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, फिर तुम्हें यहाँ दफना दिया, लेकिन इतने साल हो गए उस रात को। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे जाने दो। सुचित्रा हंसने लगी और कहने लगी कि उस दिन मैं भी ऐसे ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं ना? तो फिर आज मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पवन डर के मारे बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर में पुलिस की टीम ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। रसोई में छुपाए हुए कैमरे में सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। पवन के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था। होश में आने के बाद उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। संध्या खुश थी कि आज सुचित्रा के अपराधी को सज़ा मिल चुकी है। पूरे विधि विधान के साथ अखिलेश ने सुचित्रा का अंतिम संस्कार किया तो सुचित्रा उसी पल धुएं के रूप में वहां से विलीन हो गई। इधर संध्या को अब उस घर में रहने की इच्छा नहीं थी, इसलिए विवेक ने नया घर ढूंढकर वहां जाने का निर्णय लिया था। अखिलेश पहले की तरह अभी भी कहानी लिखता है और आज भी अकेला ही है। पहले वह अपनी पत्नी की दर्द भरी यादों को सीने से लगाए हुए था और उससे नफरत करता था, लेकिन आज वह अपनी पत्नी से प्यार करता है और उसकी मीठी यादों के सहारे ही जिंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं पढ़ा तो वो भी ज़रूर पढ़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं
तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।